वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, ऑल्टरनेटर प्रोटेक्शन के बारे में, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के बारे में और ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, ओवरव्यू लेंगे हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट का, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटर में आपको क्या मिलेगा, ऑल्टरनेटर में आपको एक स्टैटिक पार्ट मिलेगा और दूसरा मिलेगा रोटेटिंग पार्ट। रोटेटिंग पार्ट वो पार्ट होता है जो कि रोटेट कर रहा होता है, स्टैटिक पार्ट वो पार्ट होता है जो कि स्टैटिक होता है, रोटेट नहीं करता। तो जो स्टेटर होता है वो स्टैटिक पार्ट होता है और आपका जो रोटर होता है वो रोटेटिंग वाला पार्ट होता है। तो जो स्टेटर है उसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन ऑल्टरनेटर, इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है रोटर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया स्टेटर। स्टेटर का एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पर हम लोग कौन कौन से प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, फील्ड ग्राउंड प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, एक्साइट लॉस ऑफ एक्साइटेशन के बारे में बात करेंगे, अनबैलेंस लोडिंग के बारे में बात करेंगे, ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, ओवर स्पीड प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, लास्ट में ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फील्ड ग्राउंड प्रोटेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फील्ड ग्राउंड प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्शन में होता क्या, सबसे पहली बात प्रॉब्लम क्या होती है, ड्यू टू इंसुलेशन डैमेज इफ फील्ड वाइंडिंग गेट्स कनेक्ट विद द रोटर देन फॉल्ट विल अकर एंड दिस फॉल्ट इज नोन एज फील्ड ग्राउंड फॉल्ट। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो स्टेटर हमें जो दिखाई दे रहा है या फिर ये जो फील्ड वाइंडिंग हम लोग इसको बोल सकते हैं कर्सर की टिप, ये फील्ड वाइंडिंग पे हम लोग लगाते हैं इंसुलेशन। अगर ये इंसुलेशन अगर डैमेज हो जाता है तो ऐसे केस में होगा क्या, आपकी जो वाइंडिंग होगी वो रोटर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी और वाइंडिंग का जो टर्न होगा वो रोटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, रोटर के कांटेक्ट में आ जाएगा, जिसकी वजह से फॉल्ट बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड ग्राउंड फॉल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू इंसुलेशन डैमेज की वजह से अगर फील्ड वाइंडिंग अगर रोटर के साथ कनेक्ट हो गई, कांटेक्ट में आ गई, तो जो फॉल्ट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे फील्ड ग्राउंड फॉल्ट। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब वाइंडिंग रोटर के कांटेक्ट में आ जाएंगी तो हमारी मशीन में फॉल्ट होगा और वो जो फॉल्ट होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फील्ड ग्राउंड फॉल्ट। तो यहाँ पर ये जो फील्ड ग्राउंड फॉल्ट है इसे रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फील्ड ग्राउंड फॉल्ट है, ये फील्ड ग्राउंड फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए हमें बेसिकली कोई प्रोटेक्शन स्कीम नहीं लगानी होती, जैसे फॉर एग्जांपल रिले, सर्किट ब्रेकर, ऐसा कुछ हमें नहीं लगाना होता है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, जो टेक्नीशियन जो होता है उसे हमें इन्फॉर्म करना होता है कि फील्ड ग्राउंड फॉल्ट हुआ और वो जो टेक्नीशियन होता है वो रेक्टिफाई कर देता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो फील्ड ग्राउंड फॉल्ट है इसे रेक्टिफाई करने के लिए हमें कोई प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉल्ट है, दिस फॉल्ट कैन बी रेक्टिफाई बाय ऑपरेटर, नो प्रोटेक्शन स्कीम इज़ रिक्वायर। तो यहाँ पर ये जो फॉल्ट है ये रेक्टिफाई हो सकता है ऑपरेटर के हेल्प से, यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन स्कीम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिमिलरली दूसरा जो फॉल्ट होता है वो होता है लॉस ऑफ एक्साइटेशन। तो यहाँ पर ये लॉस ऑफ एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, एक्साइटर कनेक्टेड विद फील्ड वाइंडिंग विच प्रोवाइड फील्ड करंट टू द फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पर ये जो फील्ड वाइंडिंग हमें जो दिखाई दे रही है, फील्ड वाइंडिंग के साथ क्या कनेक्टेड होता है, ये फील्ड वाइंडिंग के साथ एक्साइटर कनेक्ट होता है और ये जो एक्साइटर होता है वो करंट प्रोवाइड करता है फील्ड वाइंडिंग को, राइट। एक्साइटर करंट प्रोवाइड करता है फील्ड वाइंडिंग को। अगर ये एक्साइटर अगर डिसकनेक्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली जो फील्ड का जो करंट होगा वो जीरो होगा, फील्ड करंट जीरो हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिकल पावर होगी वो रिड्यूस हो जाएंगी, जिसकी वजह से होगा क्या, आपका जो रोटर होगा वो एक्सेलरेट करना चालू कर जाएगा, रोटर की स्पीड इंक्रीज करना चालू कर जाएंगी। और जैसे ही रोटर एक्सेलरेट करना चालू हो जाएगा तो जो अल्टरनेटर होगा वो इंडक्शन जनरेटर के तौर पर एक्ट करेगा और मैग्नेटाइजिंग करंट को कंज्यूम करेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट को ड्रॉ करेगा। और ये मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से होगा क्या, जो स्टेटर की जो वाइंडिंग होगी वो क्या हो जाएंगी, हीट अप हो जाएंगी। स्टेटर वाइंडिंग हीट अप हो जाएंगी और यहाँ पर ये स्टेटर वाइंडिंग हीट अप होने की वजह से होगा क्या, आपके मशीन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर ये लॉस ऑफ एक्साइटेशन, ये प्रॉब्लम को हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवर करंट रिले और ओवर टेम्परेचर रिले। दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाई बाय रिले विच कैन कंट्रोल ओवर करंट एंड ओवर प्रोटेक्शन। यहाँ पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आपका जो स्टेटर है वो गर्म हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर स्टेटर गर्म हो रहा है, हीट जनरेट होगी, तो ये रीज़न की वजह से यहाँ पर ये जो एक्साइटेशन लॉस जो प्रॉब्लम है इसे रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओवर करंट रिले या फिर ओवर टेम्परेचर रिले। तीसरी जो प्रॉब्लम होती है हमारे मशीन में ऑल्टरनेटर में फॉल्ट जो होता है वो होता है अनबैलेंस लोडिंग का। अब ये अनबैलेंस लोडिंग का मतलब क्या होता है, हमें पता है जो लोड का जो साइड होता है वो हमेशा अनबैलेंस होता है। लोड के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का कंट्रोल नहीं होता, लोड के ऊपर कंज्यूमर का कंट्रोल होता है और जो लोड होता है वो अनबैलेंस होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें लोड साइड रिमेन अनबैलेंस, जो लोड साइड होता है वो अनबैलेंस होता है और ये अनबैलेंस लोडिंग की वजह से होता है क्या, लोड साइड पर अनबैलेंस लोडिंग की वजह से सिमेट्रिकल कंपोनेंट अराइज करने लगते हैं स्टेटर वाइंडिंग में।
सिमेट्रिकल कंपोनेंट में आपको बेसिकली मिलता है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट। ये नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका जो रोटर होता है वो रोटेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यू टू नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल फॉर्म होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटर रोटेशन, विच विल क्रिएट डबल, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, विच विल क्रिएट double frequency current in the rotor, due to which rotor gets overheated. Therefore we need to filter out negative sequence current, which can be done using negative sequence filter. जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आपको जो मिल रही है अनबैलेंस लोडिंग की, ये अनबैलेंस लोडिंग की प्रॉब्लम क्यों मिल रही है, क्योंकि हमारा जो लोड साइड होता है वो अनबैलेंस होता है। लोड साइड अनबैलेंस होने की वजह से होगा कि आपकी मशीन में अनबैलेंस करंट फ्लो होगा, अनबैलेंस करंट फ्लो होगा, या फिर आप बोल सकते हो अनबैलेंस लोडिंग की वजह से सिमेट्रिकल कंपोनेंट जनरेट हो गए। सिमेट्रिकल कंपोनेंट में आपको पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट, जीरो सीक्वेंस करंट मिलेगा। ये जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट है वो आपके मशीन के नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपके रोटर के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में आपका रोटर रोटेट कर रहा होगा, जिसकी वजह से होगा क्या, डबल फ्रीक्वेंसी वाले करंट जनरेट होने लगेंगे रोटर में, और आपका जो रोटर होगा वो ओवर हीटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट है इसे आपको क्या करना होगा, इसे हमें आपको फिल्टर करना होगा। तो जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट है उसे फिल्टर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नेगेटिव सीक्वेंस फिल्टर। देयरफॉर वी नीड टू फिल्टर आउट नेगेटिव सीक्वेंस करंट, हमें नेगेटिव सीक्वेंस करंट को फिल्टर करना होगा, जिसके वजह से हम लोग यूज़ करते हैं नेगेटिव सीक्वेंस फिल्टर, विच कैन बी डन। ये जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट है ये फिल्टर हो सकता है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस फिल्टर। चौथा वाला जो प्रोटेक्शन है वो है ओवरलोडेड प्रोटेक्शन। अब ये ओवरलोडेड प्रोटेक्शन में क्या होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन में इफ़ लोड ऑन अल्टरनेटर इज ग्रेटर देन द रेटेड वैल्यू, अल्टरनेटर की रेटेड वैल्यू से ज़्यादा अगर लोड कनेक्टेड होता है तो ऐसे केस में जो स्टेटर होगा वो ओवर हीट हो जाएगा, और ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोडेड कंडीशन। अल्टरनेटर को ओवरलोडिंग से कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओवर करंट रिले। पांचवी वाली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन क्यों क्रिएट होती है, अगर इफ़ स्पीड ऑफ मशीन इज इंक्रीज देन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज आउटपुट, या फिर इलेक्ट्रिकल आउटपुट वोल्टेज आप बोल सकते हैं, वो इंक्रीज़ होगा। तो स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, अगर मशीन की अगर स्पीड अगर इंक्रीज़ करती है तो जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा, इसका मतलब ओवर वोल्टेज जनरेट होगा, राइट। तो जो ओवर वोल्टेज है जो ओवर वोल्टेज है इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें रिड्यूस करना होगा, हमारी मशीन को प्रोटेक्ट करना होगा ओवर वोल्टेज से। तो प्रोटेक्ट मशीन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑफसेट महू रिले, और हम लोग एसी ओवर वोल्टेज रिले को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से हमने क्या समझा, अगर मशीन की स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिकल आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिकल आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम बनेगी। ओवर वोल्टेज से आपको क्या करना है, आपकी मशीन को प्रोटेक्ट करना है। तो आपकी मशीन को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं महू रिले, या फिर एसी ओवर वोल्टेज रिले को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एसी ओवर वोल्टेज रिले। सिमिलरली इसके बाद वाली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है डिफरेंशियल रिले फॉर स्टेटर प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल रिले, दिस रिले वर्क, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। डिफरेंशियल रिले के स्टेटर जो वाइंडिंग होती है उसे हमें प्रोटेक्ट करना होता है। तो स्टेटर वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल रिले भी यूज़ कर सकते हैं। दिस रिले वर्क ओनली फॉर इंटरनल फॉल्ट। अगर आपकी मशीन में अगर किसी भी तरीके का अगर इंटरनल फॉल्ट होता है, जब भी आपकी मशीन में इंटरनल फॉल्ट होता है तो ऐसे केस में वो इंटरनल फॉल्ट से मशीन को, अल्टरनेटर को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशियल रिले फॉर स्टेटर प्रोटेक्शन। दिस रिले वर्क ओनली फॉर इंटरनल फॉल्ट। ये जो रिले होता है वो इंटरनल फॉल्ट के लिए ही काम करता है, वो वेदर फॉल्ट इज प्रेजेंट और नॉट इन स्टेटर, वेदर स्टेटर वाइंडिंग इज ग्राउंडेड और नॉट। तो यहाँ पर ये जो हमने जो डिफरेंशियल रिले फॉर स्टेटर प्रोटेक्शन जो कंसिडर किया है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्टेटर के लिए होता है। यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल रिले होता है वो ये आइडेंटिफाई करता है कि आपके ऑल्टरनेटर के स्टेटर में फॉल्ट प्रेजेंट है या नहीं। अगर फॉल्ट अगर प्रेजेंट होता है तो ऐसे केस में जो डिफरेंशियल रिले होगा वो काम करेगा और आपको पता चल जाएगा। और डिफरेंशियल रिले आपको ये भी बताता है कि जो स्टेटर वाइंडिंग है वो ग्राउंड हुई है या फिर नहीं हुई है, मतलब स्टेटर वाइंडिंग ग्राउंडेड है या फिर अनग्राउंडेड है। तो जो स्टेटर वाइंडिंग है इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंशियल रिले। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट डिफरेंशियल रिले डू नॉट ऑपरेट फॉर ओवरलोड और अनबैलेंस लोड एंड इंटरटर्न फॉल्ट। ये जो डिफरेंशियल रिले हमने जो कंसीडर किया है, वो जो डिफरेंशियल रिले होता है वो ओवरलोडिंग कंडीशन के लिए, अनबैलेंस लोडिंग के लिए, फिर उसके बाद इंटरटर्न फॉल्ट के लिए काम नहीं करता। अभी इंटरटर्न फॉल्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो डिफरेंशियल रिले होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटर की प्रोटेक्शन के लिए होता है। स्टेटर में फॉल्ट हुआ या नहीं, स्टेटर के आपका ग्राउंड हो गया है, ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया है,
तो ये आइडेंटिफाई या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसी के लिए ये काम करता है डिफरेंशियल रिले। ओवरलोडिंग, ओवर करंट, अनबैलेंसिंग के लिए, इंटरटर्न फॉल्ट के लिए आपका जो डिफरेंशियल रिले ये वाला रिले काम नहीं करता। अभी बात कर लेते हैं इंटरटर्न फॉल्ट के बारे में। अभी इंटरटर्न फॉल्ट क्या होता है आपकी मशीन में? इंटरटर्न फॉल्ट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया वाइंडिंग टर्न, यहाँ पर हमने कंसिडर किया वाइंडिंग टर्न। यहाँ पर ये आपको पहला वाला टर्न दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, यहाँ पर ये आपको दूसरा वाला टर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये तीसरा वाला टर्न, चौथा वाला टर्न और यहाँ पर ये पांचवा वाला टर्न। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ये पहला वाला टर्न और यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर ये पहला वाला टर्न और यहाँ पर ये चौथा वाला टर्न, दोनों जो टर्न है वो शॉर्ट हो जाते हैं ये वायर के हेल्प से। दिस वायर शॉर्टेड टर्न नंबर 1 एंड टर्न नंबर 4। ये जो टर्न नंबर 1 और जो टर्न नंबर 4 है वो ये वायर के हेल्प से क्या हो गए? शॉर्ट हो गए। तो यहाँ पर जब ये वायर के हेल्प से दोनों जो टर्न है, टर्न नंबर 1 टर्न नंबर 4 जब शॉर्ट हो गए तो वायर के थ्रू करंट फ्लो होगा। ये बीच के जो टर्न है, टर्न नंबर 2 टर्न नंबर 3, इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब भी कोई दो टर्न आपस में शॉर्ट हो जाते हैं तो जो फॉल्ट जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरटर्न फॉल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन देयर विल बी फॉल्ट इन बिटवीन टू टर्न ऑफ सेम वाइंडिंग, सेम वाइंडिंग के दो टर्न में अगर फॉल्ट अगर अकर करता है तो ऐसा जो फॉल्ट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरटर्न फॉल्ट। डिफरेंशियल रिले कैन नॉट डिटेक्ट इंटरटर्न फॉल्ट, जैसे कि हमने बात किया जो डिफरेंशियल रिले होता है वो इंटरटर्न फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो जो इंटरटर्न फॉल्ट है उसके लिए हम लोग यूज़ करते स्प्लिट फेस रिलेइंग मेथड। स्प्लिट फेस रिलेइंग मेथड इज यूज फॉर इंटरटर्न फॉल्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट डिफरेंशियल रिले कैन नॉट डिटेक्ट इंटरटर्न फॉल्ट। जो डिफरेंशियल रिले वो इंटरटर्न फॉल्ट नहीं डिटेक्ट करता। तो यहाँ से हमने इंटरटर्न फॉल्ट से क्या हमने समझा, अगर कोई दो वाइंडिंग टर्न, कोई दो टर्न एक सेम वाइंडिंग के अगर आपस में शॉर्ट हो जाते, कोई दो टर्न अगर शॉर्ट हो जाते तो ऐसे केस में जो फॉल्ट जो बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरटर्न फॉल्ट। इंटरटर्न फॉल्ट से अगर हमें मशीन को प्रोटेक्ट करना है तो हमें स्प्लिट फेस रिलेइंग मेथड का यूज़ करना होगा टू प्रोटेक्ट मशीन अगेंस्ट इंटरटर्न फॉल्ट। डिफरेंशियल रिले हम लोग नहीं यूज़ करते इंटरटर्न फॉल्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आई गेस इतना ही था ऑल्टरनेटर की प्रोटेक्शन के बारे में। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के बारे में। ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ट्रांसमिशन लाइन का जो प्रोटेक्शन होता है उसको हम लोग तीन टाइप में कैटेगराइज करते हैं: ओवर करंट प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन और तीसरा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ओवर करंट प्रोटेक्शन में आपको टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन और करंट ग्रेडेड प्रोटेक्शन स्कीम मिलेंगी। डिस्टेंस प्रोटेक्शन में हम लोग इम्पीडेंस प्रोटेक्शन स्कीम का यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हम लोग पायलट वायर प्रोटेक्शन स्कीम का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन स्कीम और ये करंट ग्रेडेड प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन या फिर बोल सकते हैं टाइम ग्रेडेड सिस्टम, और यहाँ पर ये करंट ग्रेडेड सिस्टम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइम ग्रेडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल टाइम ऑफ रिले इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लोड टू सोर्स। यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, जब हम लोग लोड से सोर्स की तरफ जाते हैं तो ऐसे केस में जो ऑपरेशनल टाइम होता है रिले का वो इंक्रीज करने लगता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिस्टेंस फ्रॉम लोड टू सोर्स इंक्रीज देन ऑपरेशन टाइम ऑफ रिले विल ऑल्सो इंक्रीज। जब डिस्टेंस लोड और सोर्स के बीच का इंक्रीज करता है तो ऐसे केस में जो रिले उसका जो ऑपरेशनल टाइम होता है वो भी इंक्रीज करता है। सिमिलरली यहाँ पर हमने बात किया टाइम ग्रेडेड सिस्टम के बारे में, सिमिलरली बात कर लेते हैं करंट ग्रेडेड सिस्टम के बारे में, राइट। यहाँ पर ये टाइम ग्रेडेड सिस्टम किसके साथ एसोसिएटेड है, जो रिले है उसका ऑपरेशनल टाइम के साथ एसोसिएटेड है। जब हम लोग सोर्स और लोड के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो ऐसे केस में होता क्या है, जो रिले का जो ऑपरेशनल टाइम होता है वो भी इंक्रीज करने लगता है। दूसरी जो स्कीम है वो है करंट ग्रेडेड स्कीम या फिर बोल सकते हैं करंट ग्रेडेड सिस्टम। करंट ग्रेडिंग सिस्टम में होता क्या है, जो पिकअप करंट होता है वो इंक्रीज करने लगता है एज डिस्टेंस फ्रॉम लोड टू सोर्स इंक्रीजेस। फॉल्ट करंट रिड्यूसेस एज डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स इंक्रीजेस। तो यहाँ पर ये करंट ग्रेडेड सिस्टम किसके साथ एसोसिएटेड होता है, करंट के साथ एसोसिएटेड होता है। कौन से करंट के साथ एसोसिएटेड होता है, रिले के पिकअप करंट के साथ एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पर ये करंट ग्रेडिंग स्कीम के अकॉर्डिंग या फिर ये करंट ग्रेडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग, करंट ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग या फिर करंट ग्रेडेड सिस्टम के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो, जब हम लोग सोर्स और लोड के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है, जो पिकअप करंट है रिले का वो इंक्रीज़ करने लगता है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो फॉल्ट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज़ करते जाता है जैसे हम लोग सोर्स से डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाए। फॉल्ट करंट रिड्यूसेस, जो फॉल्ट करंट है वो रिड्यूस करते जाता है, फॉल्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज़ करते जाता है जैसे सोर्स से हम लोग डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सोर्स है और सोर्स के जस्ट बाजू हुआ है फॉल्ट, जैसे जैसे आप फॉल्ट पॉइंट से दूर जाते जाओगे तो ऐसे केस में जो फॉल्ट करंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा। तो जो फॉल्ट करंट होता है वो रिड्यूस करते जाता है जैसे ही डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज़ करते जाए विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट ग्रेडेड सिस्टम इज़ मोर फास्टर देन टाइम ग्रेडेड सिस्टम। यहाँ पर ये जो करंट ग्रेडेड सिस्टम हमने जो कंसिडर किया है, जो कि रिले के पिकअप टाइम के साथ एसोसिएटेड होता है, पिकअप करंट के साथ एसोसिएटेड होता है, ये जो करंट ग्रेडेड सिस्टम होता है ये ज़्यादा मतलब यूज़फुल होता है इन कंपैरिजन विद द टाइम ग्रेडेड सिस्टम। मतलब ये जो करंट ग्रेडेड सिस्टम है वो ज़्यादा फास्टर होता है, यही रीज़न की वजह से इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू टाइम ग्रेडेड सिस्टम। सिमिलरली नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ पैरेलल फीडर के बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ पैरेलल फीडर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन बोथ रिलेज आर यूज। पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन में, ये पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फीडर है उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन में हम लोग दोनों रिले का यूज़ करते हैं, मतलब डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल रिले दोनों रिले का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सोर्स का जो सोर्स होता है उसको हम लोग नॉन डायरेक्शनल रिले के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो लोड होता है उसको हम लोग डायरेक्शनल रिले के साथ कनेक्ट करते हैं इन दिस ये प्रोटेक्शन स्कीम में। जो लोड होता है वो डायरेक्शनल रिले के साथ कनेक्टेड होता है बिकॉज ड्यूरिंग फॉल्ट करंट direction because just wait for a second, load is connected with directional relay because during fault current direction reverses। जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स, मतलब उसकी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आफ्टर फॉल्ट इफ करंट डायरेक्शन इज चेंज देन डायरेक्शनल रिले इज यूज, अदरवाइज नॉन डायरेक्शनल रिले इज यूज। फॉल्ट के बाद अगर करंट का डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्शनल रिले, अदरवाइज नॉन डायरेक्शनल रिले से काम चल जाता है। तो यहाँ पर ये पैरेलल फीडर के प्रोटेक्शन से हमने क्या समझा, पैरेलल फीडर प्रोटेक्शन में हम लोग दोनों रिले का यूज़ करते हैं, डायरेक्शनल रिले और नॉन डायरेक्शनल रिले। जो डायरेक्शनल रिले होता है वो लोड के साथ कनेक्टेड होता है, और जो नॉन डायरेक्शनल रिले होता है वो सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है। उसका रीज़न ये होता है कि फॉल्ट के टाइम जो लोड का जो करंट होता है, जो लोड करंट होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो सकता है। तो ये रीज़न की वजह से जो लोड होता है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं डायरेक्शनल रिले के साथ, और जो सोर्स होता है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं नॉन डायरेक्शनल रिले के साथ, क्योंकि फॉल्ट के टाइम जो लोड का जो करंट है, जो फॉल्ट का जो करंट है उसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो सकता है। अगर फॉल्ट का करंट अगर रिवर्स ना हो तो ऐसे केस में हम लोग डायरेक्शनल रिले यूज़ कर सकते हैं। ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं नॉन डायरेक्शनल रिले। करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स हो रहा है, फॉल्ट के बाद करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स हो रहा है लोड साइड में, फॉल्ट के बाद अगर करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स हो रहा है तो ऐसे केस में आप कौन सा रिले यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्शनल रिले। मगर अगर करंट का डायरेक्शन फॉल्ट के बाद अगर रिवर्स नहीं हो रहा है, करंट अपनी पोलैरिटी चेंज अगर नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं नॉन डायरेक्शनल रिले। बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ रिंग मेंस के बारे में। रिंग मेंस की प्रोटेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है फिगर। यहाँ पर इन दिस स्कीम वी कनेक्ट डायरेक्शनल रिले एट अ लोड। ये स्कीम में हम लोग क्या करते हैं, जो लोड होता है उसको हम लोग डायरेक्शनल रिले के साथ कनेक्ट करते हैं, बिकॉज पावर शुड नॉट फ्लो फ्रॉम लोड टू सोर्स ड्यूरिंग फॉल्ट। क्योंकि फॉल्ट के टाइम जो पावर है वो लोड से सोर्स की तरफ फ्लो नहीं होना चाहिए। इफ पावर फ्लो फ्रॉम लोड टू सोर्स ड्यूरिंग फॉल्ट देन डायरेक्शनल रिले विल ऑपरेट। अगर पावर फ्लो होता है लोड से सोर्स के तरफ फॉल्ट कंडीशन के टाइम, तो ऐसे केस में जो डायरेक्शनल रिले होगा वो क्या होगा, वो ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डायरेक्शनल रिले आर अपोजिट टू लोड। जो डायरेक्शनल रिले होता है उसको हम लोग लोड के रेस्पेक्ट में अपोजिट कनेक्ट करते हैं, सो दैट रिले ऑपरेट व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम लोड टू सोर्स। तब जाके आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट करेगा जब करंट लोड से सोर्स की तरफ फ्लो होगा। मतलब ये स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है कि जो डायरेक्शनल रिले उसे हमें लोड से अपोजिट में कनेक्ट करना है, तब जाके आपका जो डायरेक्शनल रिले होगा वो काम कर पाएगा। जब हम लोग लोड को जब हम लोग डायरेक्शनल रिले को लोड के अपोजिट साइड में कनेक्ट करेंगे, लोड के अपोजिट कनेक्ट करेंगे, तो होगा क्या, फॉल्ट बनेगा, और फॉल्ट की वजह से जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट जब लोड से सोर्स की तरफ फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो ऐसे केस में आपका जो डायरेक्शनल रिले वो ऑपरेट होगा। आपका जो करंट है वो सोर्स से लोड की तरफ फ्लो होना चाहिए, मगर अगर आपका करंट अगर लोड से सोर्स की तरफ फ्लो हो रहा है फॉल्ट के टाइम, तो ऐसे केस में आप यूज़ करोगे डायरेक्शनल रिले। ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले क्लोजर टू सोर्स इज हाई एंड ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले विच इज़ फार फ्रॉम सोर्स इज लेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिले जो कि सोर्स के क्लोज में उसका जो ऑपरेटिंग टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, और रिले जो कि सोर्स से दूर है उसका जो ऑपरेटिंग टाइम होगा वो कम होगा। अभी बात कर लेते हैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इम्पीडेंस ऑब्टेन करते हैं, हम लोग रेशियो ऑब्टेन करते हैं वोल्टेज और करंट का। इन डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम वी ऑब्टेन रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, जिसको हम लोग इम्पीडेंस भी बोलते हैं। और वो रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग एंड अकॉर्डिंग टू रेशियो वी आइडेंटिफाई डिस्टेंस बिटवीन रिले एंड फॉल्ट। और ये रेशियो के अकॉर्डिंगली हम लोग जो फॉल्ट होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन है, ये जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन है
ये डिस्टेंस प्रोटेक्शन से हमने क्या समझा, ये डिस्टेंस प्रोटेक्शन में हम लोग रेशियो ऑब्टेन करते हैं वोल्टेज और करंट का, या फिर बोल सकते हैं इम्पीडेंस का। हम लोग इम्पीडेंस की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं और वो इम्पीडेंस की वैल्यू के रेस्पेक्ट में ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो फॉल्ट है वो कितने दूरी पे हुआ है, कितने डिस्टेंस पे हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग डिस्टेंस प्रोटेक्शन का एप्लीकेशन देखें तो अगर हम लोग देखें मेन लाइंस और सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिस्टेंस प्रोटेक्शन इज़ फॉर स्पेसिफिक जोन ओनली। जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर जोन के लिए होता है। फॉर अनदर जोन देयर विल इट विल एक्ट एज अ बैकअप प्रोटेक्शन। और दूसरे जोन के लिए आपका जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन है वो बैकअप प्रोटेक्शन के लिए एज अ बैकअप प्रोटेक्शन काम करेगा। मतलब जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर जोन के लिए ही होता है, पर्टिकुलर एरिया के लिए ही होता है। मगर दूसरे एरिया के लिए आपका जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन होगा वो एज अ बैकअप काम करेगा, राइट, एज अ बैकअप काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो यहाँ से हमने ये समझा कि जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, और अगर पर्टिकुलर एरिया से अगर कोई दूसरे एरिया में अगर फॉल्ट होता है तो वो दूसरे एरिया के लिए बैकअप के तौर पर काम करेगा आपका डिस्टेंस प्रोटेक्शन। मतलब मान लेते दो एरिया, A1 एरिया, A2 एरिया। हमने A1 एरिया के लिए डिस्टेंस प्रोटेक्शन लगाया है, तो A1 एरिया के लिए आपका जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम होगा वो तो काम तो करेगा प्रोटेक्शन का, मगर A2 एरिया के लिए आपका जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन होगा वो एज अ बैकअप काम करेगा। अभी बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के तो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है ये बेसिकली हाई कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ किया जाता है। दिस प्रोटेक्शन इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर। बड़े ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। 4 MVA के ऊपर का अगर आपका ट्रांसफार्मर है तो ऐसे केस में आप यूज़ करोगे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर में बेसिकली होता क्या है, हमें पता है जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, और पावर अगर हम लोग देखें पावर कांस्टेंट होता है। P इज इक्वल टू V/I। अगर वोल्टेज अगर वेरी करेगा तो जो करंट है वो भी वेरी करेगा। तो बेसिकली होता क्या है, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अनइक्वल होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, आपका आपका जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है वो अनवांटेड ऑपरेट कर सकती है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में भी ये अनवांटेड प्रोटेक्शन स्कीम ये जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है वो काम कर सकती है, राइट। आप प्रोटेक्शन स्कीम लगा रहे हो आप अपने सिस्टम में, तो आप चाहते क्या हो, फॉल्ट के टाइम आपकी जो प्रोटेक्शन स्कीम है वो काम करे, नॉर्मल कंडीशन के टाइम आपकी जो प्रोटेक्शन स्कीम है वो काम नहीं करे, राइट। मगर यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर में हो क्या रहा है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो करंट है वो अलग अलग है। करंट अलग अलग होने की वजह से हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है वो अनवांटेड मतलब ऑपरेट हो सकती है नॉर्मल कंडीशन में भी। तो यहाँ पर ये जो करंट आपको जो अनइक्वल जो मिल रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी में, इसे आपको क्या करना होगा, इसे आपको कंपनसेट करना होगा। सबसे पहले जो करंट आपको जो अनइक्वल जो मिल रहा है ये किसके टर्म्स में मिल रहा है, मैग्नीट्यूड और फेस एंगल के टर्म्स में मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो फेस एंगल है इससे आपको क्या करना होगा, फेस एंगल और जो मैग्नीट्यूड है इसे आपको कंपनसेट करना होगा, जिसकी वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी का जो करंट होगा वो कंपनसेट होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फेस एंगल को कंपनसेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेन ट्रांसफार्मर का कनेक्शन और जो करंट ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है आप उसको अपोजिट रख सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें, सबसे पहला डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम इन ट्रांसफार्मर, ये जो प्रोटेक्शन होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लार्ज ट्रांसफार्मर जो कि 4 MVA के ऊपर है। नॉर्मल कंडीशन के टाइम भी जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी का करंट है ट्रांसफार्मर के वो अनइक्वल हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो डिफरेंशियल रिले वो नॉर्मल कंडीशन में भी ऑपरेट हो सकता है, जैसे कि हमने बात किया। तो जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी करंट है ट्रांसफार्मर का वो अलग अलग होता है मैग्नीट्यूड और फेस एंगल के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो फेस एंगल आपको जो दिखाई दे रहा है, टू कंपनसेट विद फेस एंगल कनेक्शन ऑफ CT शुड बी अपोजिट टू कनेक्शन ऑफ मेन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर ये जो फेस एंगल आपको जो दिखाई दे रहा है, फेस एंगल को कंपनसेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो करंट ट्रांसफार्मर का CT और जो जो करंट ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है और जो मेन ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है वो दोनों आपको कैसा रखना होगा, अपोजिट रखना होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी का जो करंट है वो अनइक्वल है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के करंट को आपको क्या करना है, आपको कंपनसेट करना है, राइट, आपको कंपनसेट करना है। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो करंट है वो अनइक्वल है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल। प्राइमरी और सेकेंडरी के करंट को हमें कंपनसेट करना है, करंट को हम लोग कंपनसेट करेंगे, इसका मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड और जो फेस एंगल होगा उसको हम लोग कंपनसेट करेंगे, क्योंकि जो करंट है वो अनइक्वल है किसको लेके, मैग्नीट्यूड और फेस एंगल को लेके। अगर मैग्नीट्यूड और फेस एंगल को अगर हम लोग कंपनसेट कर ले तो जो करंट होगा वो हमारा कंपनसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें
फेस एंगल को कंपनसेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो करंट ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन और जो मेन ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है वो आपको अपोजिट रखना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है ट्रांसफार्मर। यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग हमने कंसिडर किया जो कि है डेल्टा कनेक्टेड, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि स्टार कनेक्टेड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, प्राइमरी का ये पहला वाला फेस, और यहाँ पर ये दूसरा वाला फेस, और यहाँ पर ये तीसरा वाला फेस, और यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग का पहला वाला फेस, दूसरा वाला फेस, और यहाँ पर ये तीसरा वाला फेस। हर एक फेस के साथ हमने करंट ट्रांसफार्मर लगाया। यहाँ पर भी करंट ट्रांसफार्मर, यहाँ पर भी सीटी, और यहाँ पर भी सीटी। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने करंट ट्रांसफार्मर लगा के रखा है। तो यहाँ पर ये जो करंट ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन और जो मेन ट्रांसफार्मर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन, वो अपोजिट होना चाहिए फेस एंगल को कंपनसेट करने के लिए। मतलब मेन ट्रांसफार्मर का कनेक्शन अगर स्टार स्टार है, तो जो करंट ट्रांसफार्मर है उसका जो कनेक्शन है वो डेल्टा डेल्टा होना चाहिए। मेन ट्रांसफार्मर का कनेक्शन अगर डेल्टा स्टार है, तो जो करंट ट्रांसफार्मर है उसका कनेक्शन स्टार डेल्टा होना चाहिए। मेन ट्रांसफार्मर का कनेक्शन अगर डेल्टा डेल्टा है, तो जो करंट ट्रांसफार्मर है उसका जो कनेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, स्टार स्टार होना चाहिए। तब जाके जो फेस एंगल होगा उसको हम लोग कंपनसेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, थ्री करंट ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड ऑन प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर which is delta connected and थ्री करंट ट्रांसफार्मर is connected on secondary of transformer which is star connected। जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर तीन करंट ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ, और यहाँ पर भी तीन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के साथ। यहाँ पर ये डॉटेड बॉक्स में आपको जो वाइंडिंग जो दिखाई दे रही है वो है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी। यहाँ पर डॉटेड बॉक्स में आपको जो वाइंडिंग जो दिखाई दे रही है वो है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वो स्टार कनेक्टेड है, और ट्रांसफार्मर की जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वो डेल्टा कनेक्टेड है, और ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है वो स्टार कनेक्टेड है। तो ये स्टेटमेंट हमें वही बोल रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, फेस एंगल को कंपनसेट करने के लिए जो करंट ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन और जो मेन ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों अपोजिट होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसा कंपनसेट करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है उसे हमें अलग अलग रखना होगा दोनों साइड। करंट ट्रांसफार्मर शुड केप्ट डिफरेंट और करंट ट्रांसफार्मर रेशियो शुड केप्ट डिफरेंट ऑन बोथ साइड टू कंपनसेट विद चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ये वाला करंट ट्रांसफार्मर हमें जो दिखाई दे रहा है और ये वाला करंट ट्रांसफार्मर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों करंट ट्रांसफार्मर का जो सीटी रेशियो है वो अलग अलग होना चाहिए। तब जाके जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग कंपनसेट कर पाएंगे। मैग्नीट्यूड और फेस एंगल को अगर हम लोग कंपनसेट कर ले तो जो करंट होगा वो हमारा कंपनसेट हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, हम ये जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है वो नॉर्मल कंडीशन में अनवांटेड ऑपरेट नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने बात किया डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में। सिमिलरली बात कर लेते हैं अभी बकहॉल्स रिले के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट रिले होता है ट्रांसफार्मर का केस में। तो यहाँ पर ये जो बकहॉल्स रिले हम लोग जो यूज़ करते हैं ये बेसिकली इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज़ करते हैं। बकहॉल्स रिले, तो ये जो रिले होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनल फॉल्ट के लिए ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट फॉल्ट। अगर ट्रांसफार्मर में अगर किसी भी तरीके का अगर इंटरनल फॉल्ट होता है तो जो ट्रांसफार्मर होगा उसे आपको क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा बाकी की लाइन से। अगर ट्रांसफार्मर को आप अगर बाकी की लाइन से आइसोलेट ना करो तो ऐसे केस में जो ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल फॉल्ट है वो आपके पूरे सिस्टम में फैल जाएगा, जिसके वजह से होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी में आपको इंटरप्शन देखने मिलेगा। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं बकहॉल्स रिले। जो बकहॉल्स रिले होता है वो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट। दिस रिले इज़ यूज फॉर इंटरनल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट फॉल्ट। यहाँ पर जो बकहॉल्स रिले होता है वो बकहॉल्स रिले इज कनेक्ट इन बिटवीन कंजर्वेटर टैंक एंड ट्रांसफार्मर। कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर के बीच में, कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर का मेन टैंक के बीच में बकहॉल्स रिले कनेक्टेड होता है। बिकॉज व्हेन ऑयल फ्लो टुवर्ड्स कंजर्वेटर देन दिस रिले ऑपरेट। क्योंकि जब ऑयल फ्लो होता है कंजर्वेटर टैंक के थ्रू तो आपका जो बकहॉल्स रिले होता है वो ऑपरेट होता है। तो यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, जो बकहॉल्स रिले होता है वो इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर की इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बकहॉल्स रिले। और जो बकहॉल्स रिले होता है वो कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के बीच में कनेक्टेड होता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें जब भी फॉल्ट होता है तो जो ऑयल का जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ करने लगता है कंजर्वेटर टैंक में, या फिर आप बोल सकते हो जो ऑयल होता है उसका जो ऑयल होता है वो कंजर्वेटर टैंक के थ्रू फ्लो करने लगता है, या फिर आप बोल सकते हो ऑयल का लेवल इंक्रीज़ करने लगता है कंजर्वेटर टैंक के थ्रू, जिसकी वजह से आपका बकहॉल्स रिले ऑपरेट हो जाता है। यहाँ पर बकहॉल्स रिले का अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन देखें तो जो कंस्ट्रक्शन होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल होता है वो मेन ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड होता है, ये वाला एंड, और ये वाला जो एंड होता है वो कंजर्वेटर के साथ कनेक्टेड होता है, और बीच में आपका बकहॉल्स रिले कुछ इस तरीके से लगा होता है। जो बकहॉल्स रिले होता है पूरी तरीके से ऑयल से फिल्ड होता है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको दो अलग अलग स्विच दिखाई दे रहे रहेंगे। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है मर्क्यूरी स्विच, और यहाँ पर भी हमें मर्क्यूरी स्विच दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रिलीज कोक, और यहाँ पर
ये जो आपको ब्लैक जैसा बॉल जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्लोट। और यहाँ पर ये दोनों जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हिंग पॉइंट। अभी बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये जो फ्लोट हमें जो दिखाई दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लोट बेसिकली करता क्या है, यहाँ पर अगर फॉल्ट का अगर मैग्नीट्यूड अगर कम होता है, बकवास रिले में आपको दो इंपॉर्टेंट पार्ट मिलेगा। सबसे पहला अलार्म वाला पार्ट और दूसरा आपको मिलेगा ट्रिपिंग वाला पार्ट। अलार्म वाला पार्ट क्या करता है, अलार्म वाला पार्ट सिर्फ अलार्म बजाने का काम करता है, जिसकी वजह से जो ऑपरेटर होगा वो आएगा आपके ट्रांसफार्मर के पास और जो ट्रांसफार्मर में जो भी जो फॉल्ट हुआ है उसे आइडेंटिफाई करेगा, उसे रेक्टिफाई करेगा। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है ट्रिपिंग वाला पार्ट। ट्रिपिंग वाला पार्ट क्या करता है, ट्रिपिंग वाला पार्ट करता क्या है, फॉल्ट का मैग्नीट्यूड अगर बहुत ज़्यादा होता है तो जो ट्रिपिंग वाला जो पार्ट होता है वो सीधा ट्रांसफार्मर को क्या कर देता है, आइसोलेट कर देता है। मगर फॉल्ट का मैग्नीट्यूड अगर उतना ज़्यादा नहीं होता है तो ये जो अलार्म वाला जो पार्ट होता है ये काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर फॉल्ट अगर स्मॉल होता है तो जो फॉल्ट जो फ्लोट होगा, यहाँ पर ये आपको जो बॉल जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्लोट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर फॉल्ट अगर स्मॉल होता है तो जो फ्लोट होगा वो मर्क्यूरी स्विच की तरफ आएगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो ऑपरेटर होगा वो अलर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब वो फॉल्ट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो ऐसे केस में जो फ्लोट आपको जो दिखाई दे रहा है ये मर्क्यूरी स्विच की तरफ आएगा, और ये जो मर्क्यूरी स्विच है इसके हेल्प से इसके साथ कनेक्टेड होती है अलार्म सर्किट। तो ये फ्लोट जैसे ये फ्लोट मर्क्यूरी स्विच के कांटेक्ट में आएगा तो जो मर्क्यूरी स्विच है वो सिग्नल भेजेगा अलार्म को। तो जो अलार्म होगा वो ऑपरेट होने लगेगा, जो अलार्म है वो रिंगिंग होने लगेगा। राइट, अलार्म जैसे ही रिंगिंग होने लगेगा तो ऑपरेटर आएगा और जो ऑपरेटर है वो समझ जाएगा कि आपके ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हुआ है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अगर मैग्नीट्यूड अगर फॉल्ट का ज़्यादा होता है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट इज हाई देन ऑयल विल फ्लो रैपिडली फ्रॉम मेन टैंक टू कंजर्वेटर टैंक। अगर फॉल्ट का मैग्नीट्यूड अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो तेल है उसका टेम्परेचर, हमें पता है जो ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग फील्ड करते हैं पूरी तरीके से ऑयल से। तो अगर फॉल्ट का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, हाई हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से होगा क्या, जो ऑयल होगा वो गर्म होने लगेगा, और गर्म होने की वजह से होगा क्या, जो ऑयल होगा वो रैपिडली कंजर्वेटर टैंक की तरफ फ्लो होने लगेगा, जिसकी वजह से कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल का जो लेवल होगा वो इंक्रीज़ करने लगेगा। और जिसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये वाला जो मर्क्यूरी स्विच आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मर्क्यूरी स्विच है वो ऑन हो जाएगा। और जैसे ही मर्क्यूरी स्विच ऑन हो गया तो होगा क्या, आपका जो बकॉल्स रिले वो ट्रांसफार्मर को क्या कर देगा, आइसोलेट कर देगा, ट्रिप कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट इज़ हाई, अगर फॉल्ट का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होता है तो जो ऑयल होगा वो रैपिडली फ्लो होगा मेन टैंक में रैपिडली फ्लो होगा, मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक में रैपिडली फ्लो होगा, कंजर्वेटर टैंक में ऑयल का लेवल इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जो मर्क्यूरी स्विच नीचे की तरफ कनेक्टेड है वो सर्किट को ट्रिप कर देगा मेन सप्लाई से, ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगा मेन सप्लाई से। यहाँ पर ये जो स्विच आपको जो दिखाई दे रहा है मर्क्यूरी स्विच, ये क्या करेगा, जो सर्किट है उसे ट्रिप कर देगा मेन सप्लाई से। तो कुछ इस तरीके से आपका जो बकवास रिले वो काम करता है। तो यहाँ पर हमने जो ट्रिपिंग वाला जो पार्ट है इससे हमने क्या समझा, जब फॉल्ट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में जो ऑयल होगा वो ज़्यादा रैपिडली मतलब कंजर्वेटर टैंक में इंक्रीज़ करने लगेगा, जिसकी वजह से कंजर्वेटर टैंक का जो ऑयल लेवल होगा वो इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो मर्क्यूरी स्विच है ये मर्क्यूरी स्विच ऑन हो जाएगा। या मर्क्यूरी स्विच ऑन होने की वजह से होगा क्या, आपका जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप हो जाएगा, मर्क्यूरी स्विच जो है नीचे वाला वो ऑन हो जाएगा और आपका जो ट्रांसफार्मर है उसे ट्रिप कर देगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, तीसरा जो प्रोटेक्शन होता है वो होता है हार्मोनिक रिस्ट्रेंट डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर के केस में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब ट्रांसफार्मर को हम लोग टर्न ऑन करते हैं तो ऐसे केस में होता क्या है, इनरश करंट फ्लो होने लगता है ट्रांसफार्मर से। अभी इनरश करंट क्या होता है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट ही होता है, मगर इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सब बहुत ज़्यादा होता है। इनरश करंट हैज़ AC ट्रांजेंट एंड इट कंटेन ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक्स। जो इनरश करंट होता है इसमें AC ट्रांजेंट मिलता है और इसमें इवन और ऑड हार्मोनिक मिलती है, जिसको हम लोग सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। इनरश करंट क्या है, जब ट्रांसफार्मर हम लोग ऑन करते हैं तो ऐसे केस में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है ट्रांसफार्मर में, और वो जो हाई अमाउंट ऑफ करंट है उसी को ही हम लोग बोल रहे हैं इनरश करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ट्रांसफार्मर में एज्यूम दिस इनरश करंट, और ये जो इनरश करंट है जैसे कि हमने बात किया, ये जो इनरश करंट है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हाई होता है। तो जो ट्रांसफार्मर है ये इनरश करंट को फॉल्ट करंट एज्यूम कर सकता है, राइट। और जो जो ट्रांसफार्मर है वो अननेसेसरी टर्न ऑफ हो सकता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हो स्विचिंग यार्ड में, जो ट्रांसफार्मर है उसे टर्न ऑन करते हो, जैसे ही टर्न ऑन करोगे तो हाई अमाउंट ऑफ इनरश करंट फ्लो होगा। हाई अमाउंट ऑफ इनरश करंट जो कि नॉर्मल करंट से कहीं ज़्यादा होता है, हाई अमाउंट ऑफ इनरश करंट फ्लो होने की वजह से आपका ट्रांसफार्मर क्या समझेगा, फॉल्ट हुआ है, और वैसी
ऑन करते साथ ही आपका जो ट्रांसफार्मर होगा वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। इनरश करंट को आपका जो ट्रांसफार्मर है वो फॉल्ट समझ बैठेगा और आपका जो ट्रांसफार्मर है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज़ करते हैं हार्मोनिक रेजिस्टेंट डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर में एज्यूम दिस इनरश करंट एज अ फॉल्ट करंट, जो ट्रांसफार्मर है वो ये इनरश करंट को फॉल्ट करंट एज्यूम कर सकता है और जो ट्रांसफार्मर है वो टर्न ऑफ हो सकता है ऑन करते साथ ही, इवन आफ्टर टर्न ऑन। देयरफॉर हार्मोनिक रेजिस्टेंट डिफरेंशियल रिले इज यूज। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मैं आपको फिर से रिपीट करके सुना देता हूँ। ट्रांसफार्मर में एज्यूम दिस इनरश करंट, यहाँ से अगर हम लोग कंसिडर करें व्हेन ट्रांसफार्मर इज टर्न ऑन हार्मोनिक रेजिस्टेंट डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन, व्हेन ट्रांसफार्मर इज टर्न ऑन देन inrush current form in transformer. Inrush current is a magnetizing current having high magnitude. Inrush current has AC transient and it contain odd and even harmonics, जिसको हम लोग सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक भी बोल सकते हैं। ट्रांसफार्मर में assume this inrush current as a fault current and transformer can turn off even after turn on. Therefore harmonic resistant differential relay is used.